मैं 3 आंकड़ों से शुरू करना चाहता हूं जो दुनिया के असली तरीके पर ध्यान देने वाले किसी भी इंसान की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगे। एक ही झटके में 12 व्यावसायिक जहाज जब्त कर लिए गए। 3 अलग अलग थिएटरों में 40 रूसी नौसैनिक यूनिट सक्रिय और $3 अरब की संपत्ति फिलहाल रूसी हिरासत में फंसी हुई है। वॉशिंगटन आग बूला है। लेकिन यहाँ एक असुविधाजनक सच है जिसे जोर से कहना कोई नहीं चाहता। यह गुस्से का अचानक प्रकोप नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। और सबसे डरावना हिस्सा यह है कि उन्हें यह तरीका हमने ही सिखाया है। आइए देखते हैं कि रूस की सीमा से लगे पानी में अभी अभी जो हुआ उसकी हकीकत क्या है। सैन्य अनुशासन के साथ किए गए एक कदम में रूसी सेनाओं ने ब्लैक सी, बाल्टिक दरवाज़ों और आर्कटिक शिपिंग लेन में एक साथ एलएनजी और तेल टैंकरों पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की। ये अमेरिका द्वारा संचालित जहाज और सहयोगी देशों के झंडे वाले जहाज थे जिन्हें इतने जटिल कानूनी ढांचे के तहत रोका गया कि पश्चिम के वकील अब भी उन छोटे छोटे नियमों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी नेताओं की प्रतिक्रिया वही पुरानी लिपि थी, सदमा, आपातकालीन बैठकें और जवाबी कार्रवाई की धमकियां। लेकिन विदेश नीति पर सालों नजर रखने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि इस बार उनका आश्चर्य असली था। और सच कहूं तो यह उन जब्ती से कहीं ज्यादा चिंताजनक है। यह साबित करता है कि हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानरों ने उस चाल को पूरी तरह भांपने में नाकामी दिखाई जो सीधे उनके सामने थी। मुझे दुनिया के बारे में आपकी एक धारणा को चुनौती देनी है। आप शायद सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून एक ढाल है जो व्यापारिक जहाज़ों की रक्षा करता है। हालांकि वे संधियां कागज पर मौजूद हैं, लेकिन नियम तभी मायने रखते हैं जब उन्हें लागू करने के लिए कोई तटस्थ शक्ति तैयार हो। जब उस प्रवर्तन को ही एक हथियार बना दिया जाता है तो वे नियम पूरी तरह से कुछ और ही बन जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें साल 2022 के अंत में जाना होगा। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिम ने इतिहास का सबसे आक्रामक प्रतिबंध पैकेज लागू किया। हमने बैंकिंग पहुंच बंद कर दी, संपत्ति जमा कर दी और तेल कीमत सीमा लागू कर दी। लक्ष्य था कि रूसी तेल बाजार में बना रहे, लेकिन मॉस्को के युद्ध कोष को सुखाने के लिए राजस्व को सीमित कर दिया जाए। वॉशिंगटन को यह एक चालाक, सुनियोजित, सटीक हमला लगा, लेकिन मॉस्को को यह ऐसा लगा जैसे पश्चिम ने एक तरफा तौर पर घोषणा कर दी कि वह वैश्विक ऊर्जा व्यापार चलाता है। हमने उनसे कहा, तुम अपने संसाधन बेच सकते हो, लेकिन केवल उस कीमत पर जो तुम्हारे दुश्मन तय करे। और हमने शिपिंग, बीमा और वित्तीय लॉजिस्टिक्स पर अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करके इसे लागू किया। अल्टीमेटम सीधा था, हमारे नियमों से खेलो वरना तुम्हारे जहाज नहीं चलेंगे। लगभग 2 साल तक रूस ने नुकसान झेला, लेकिन चुपचाप एक बैकडोर बनाता रहा। उन्होंने अपना निर्यात एशिया में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने आर्कटिक शिपिंग क्षमताएं खड़ी की जिनके बारे में विश्लेषकों ने कहा था कि यह नामुमकिन है। उन्होंने पश्चिमी बैंकों से बचने के लिए नए वित्तीय चैनल बनाए। ये सिर्फ जीवित रहने की रणनीतियां नहीं थी, ये एक ऐसी हकीकत की तैयारी थी जहां उन्हें पश्चिमी अनुमति की जरूरत नहीं थी। फिर साल 2024 के अंत में स्थिति तैयारी से सक्रिय संघर्ष में बदल गई। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अंतर्राष्ट्रीय जल में टैंकरों पर शारीरिक रूप से चढ़कर निरीक्षण शुरू कर दिया, उन पर कीमत सीमा को चकमा देने का शक करते हुए। औचित्य प्रतिबंध लागू करना था, लेकिन व्यवहार में आर्थिक नीति शारीरिक जबरदस्ती में बदल गई थी। मॉस्को ने देखा और नोट लिए। उन्होंने हर बोर्डिंग और हर उदाहरण को दर्ज किया जहां पश्चिम ने व्यापार पर अधिकार जताया। फिर दिसंबर महीने के मध्य में उन्हें अपना कैटलिस्ट मिल गया। एक अमेरिकी टैंकर उत्तर में एक रूसी रिसर्च पोत से टकरा गया, जिसमें कई रूसी नाविकों की मौत हो गई। जहां वॉशिंगटन ने इसे एक दुखद दुर्घटना कहा, वहीं मॉस्को ने दावा किया कि टैंकर एक जासूसी जहाज था और मांग की कि वह आपराधिक जांच के लिए वापस लौटे। जब जहाज ने मना कर दिया तो रूस ने चालक दल को भगोड़ा करार दे दिया। इस कहानी का कौन सा संस्करण सच है यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है यह कि रूस ने अपने अगले कदम को सही ठहराने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया। घटना को एक सैन्य घटना के बजाय अपराध स्थल मानकर उन्होंने पुलिसिंग कार्रवाइयों के लिए एक बहाना बनाया जो युद्ध के कृत्यों की बजाय कानून प्रवर्तन जैसी दिखती हैं। इसके बाद हुई जब्तियां स्वतःस्फूर्त कार्य नहीं थी। रूसी नौसैनिक इकाइयों ने कई क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की, 12 जहाज़ों पर चढ़ाई की और उन्हें अपने बंदरगाहों में एस्कॉर्ट कर लिया। चालक दल, सैकड़ों आम व्यावसायिक नाविक, पाया कि उनकी हैसियत तुरंत एक जारी जांच में सामग्री गवाह की बन गई। तकनीकी तौर पर वे बंधक नहीं हैं,
लेकिन कामकाजी तौर पर वे एक भूराजनीतिक गतिरोध में लेवरेज बन गए हैं जिसमें उनकी कोई दावेदारी नहीं है। रूस यहाँ जो कर रहा है वह आधुनिक व्यापार की बुनियादी धारणा को चुनौती दे रहा है कि व्यावसायिक शिपिंग एक तटस्थ बबल में चलती है जो महाशक्ति संघर्ष से सुरक्षित है। उन्होंने पश्चिम द्वारा सौंपी गई ठीक उसी प्लेबुक का इस्तेमाल करके इस मानदंड को तोड़ दिया है। तर्क बर्बरता से सरल है। अगर अमेरिका खुले पानी में प्रतिबंध लागू करने के लिए टैंकरों पर चढ़ सकता है तो रूस अलग अलग कानूनी औचित्य का इस्तेमाल करके वही क्यों नहीं कर सकता? अगर पश्चिमी सिस्टम को कीमतें लागू करने के लिए हथियार बनाया जा सकता है तो रूस अपनी क्षेत्रीय सैन्य ताकत को सुरक्षा लागू करने के लिए हथियार क्यों नहीं बना सकता? यह स्ट्रेटेजिक मिररिंग है। यह पश्चिमी नीति निर्माताओं को एक असहज वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर करता है। क्या आप वास्तव में पारस्परिक कमजोरी का सामना किए बिना वैश्विक नियम लागू कर सकते हैं? हजारों मील दूर बैठे परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त होकर मानवीय नुकसान जमा होने लगा है। जब व्यापार युद्ध का थिएटर बन जाता है तो हमेशा आम लोग ही पहले कीमत चुकाते हैं। लेकिन यहाँ नाइटमेयर सीन है। यह प्रेसिडेंट रूस से कहीं आगे तक फैलता है। अगर यह लॉजिक टिक जाता है तो समुद्री शिपिंग एक खतरनाक नए युग में प्रवेश कर जाती है। हर जहाज में इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिन्हें कोई शत्रु देश निगरानी उपकरण कह सकता है, और पर्यावरण कानून इतने व्यापक हैं कि लगभग किसी भी रोक और तलाशी को सही ठहराया जा सकता है। सुरक्षा प्रवर्तन और आर्थिक बंधक बनाने के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। चीन देख रहा है, ईरान देख रहा है। वे सभी गणना कर रहे हैं कि क्या पश्चिम के पास हर संभावित लक्ष्य की रक्षा करने का वास्तव में संकल्प है। हम संस्थागत व्यवस्था का पतन देख रहे हैं, एक भी विनाशकारी विफलता से नहीं बल्कि स्वीकार्य व्यवहार के धीरे धीरे कटाव से। ऊर्जा बाजारों ने पाठ पहले ही सीख लिया है। रूसी जल के नज़दीक बीमा दरें आसमान छूने लगी हैं, जिससे कुछ रूट व्यावसायिक रूप से मृत हो गए हैं। सप्लाई चेन टूट रही है क्योंकि कंपनियां भूराजनीतिक जोखिम को कीमत में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, जो इन लॉजिस्टिक्स पर निर्भर राष्ट्रों के लिए एक स्ट्रैटेजिक नाइटमेयर पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रूस को अलग थलग करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतिबंधों ने असल में उनके लिए एक अलग तरह की ताकत दिखाने की स्थितियां पैदा कर दी हैं। यह आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने की ताकत नहीं है बल्कि अराजकता थोपने और विरोधियों को स्थायी अनिश्चितता में काम करने पर मजबूर करने की ताकत है। यह रणनीति के भेस में मजबूरी है, लेकिन यही इसे और भी खतरनाक बना देता है। रूस जानता है कि वह पश्चिमी नियमों से नहीं जीत सकता, इसलिए वह उन्हें पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा हमें हमारी अपनी नाकामी परेशान करनी चाहिए कि हमने इसे आते नहीं देखा। हमने यह मान लिया था कि हम शारीरिक जवाबी कार्रवाई का सामना किए बिना आर्थिक दर्द पहुंचा सकते हैं। वह कल्पना थी, रणनीति नहीं। अब हम एक मोड़ पर हैं। या तो हम स्पष्ट सीमाएं तय करते हैं या फिर संपत्ति जब्ती एक मानक प्रथा बन जाएगी। रूसी हिरासत में वे 12 जहाज एक ऐसे बदलाव के निशान हैं जो सालों तक वैश्विक व्यापार को नया रूप देगा। वे इस बात का प्रमाण हैं कि जिस स्थिरता को हमने तय समझा था वह हमारे विश्वास से कहीं ज्यादा नाजुक हमेशा थी। सतर्क रहें और जुड़े रहें, क्योंकि यह तय हो रहा है कि जहाज आज़ादी से चलेंगे या विदेशी बंदरगाहों में जब्त होकर बैठे रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।